हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 46 से लेके सेक्शन 51 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को ख़त्म करेंगे। ये सारे रेलेवेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन 46 के अंदर क्या दिया गया है। सबसे पहले हम सेक्शन 46 को देखें तो सेक्शन 46 बोलता है फैक्ट्स बियरिंग अपॉन ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट। तो ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा है जहाँ पे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन आते हैं। तो इसके अंदर लिखता है फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, कि फैक्ट जो वैसे तो रेलिवेंट नहीं होते, अदरवाइज वो रेलिवेंट नहीं होते, आर रेलिवेंट, लेकिन वो रेलिवेंट हो जाएंगे इफ़ दे सपोर्ट और इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स। कब हो जाएंगे वो रेलिवेंट? जब वो क्या होंगे, या तो वो सपोर्ट कर रहे होंगे या फिर वो इनकंसिस्टेंट बन जाते हैं। किससे? एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से। व्हेन सच ओपिनियंस आर रेलिवेंट, तो ये ओपिनियन तब रेलिवेंट बन जाएंगे। इसके लिए इसने कुछ इलस्ट्रेशन भी दी हैं। उससे पहले हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर कोई बात बोलता है, अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देता है, तो उसको सफिशिएंट वेटेज दी जाएगी या उसको देनी चाहिए। मान लीजिए कि उसके द्वारा कोई पोस्टमार्टम हुआ, तो वहाँ पे जो उसने अपनी एडवाइस दी उसको सफिशिएंट वेटेज मिलेगी इन कंपैरिजन टू दैट स्टेटमेंट विच इज़ फाउंड इन अ टेक्स्ट बुक। अगर कोई स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक के अंदर मिलती है तो उसके कंपैरिजन में जो डॉक्टर है उसकी जो पोस्टमार्टम है उसको सफिशिएंट वेटेज मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको इतनी वेटेज दें जो मतलब उसके द्वारा दी गई है, वो जो विटनेस उसने दिए हैं, अगर वो अपने आप में ही सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब जो बोल रहा है पता चल रहा है कि अपने आप में बात गलत है। अब यहाँ पे एक बहुत फेमस केस है, इस केस को नोट कर लीजिएगा। सेक्शन 46 का सबसे इम्पॉर्टेंट केस है। इस केस का नाम है मोहम्मद जहीद वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस का नाम है मोहम्मद जहीद वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। इसके अंदर क्या हुआ था, जो डॉक्टर था, डॉक्टर की जो ओपिनियन था एक पोस्टमार्टम के ऊपर, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठे थे। जब उसकी जो रिपोर्ट थी, मतलब जो पोस्टमार्टम किया था डॉक्टर ने, उसको टेक्स्ट बुक से कंपेयर किया गया, तो जो प्रोसिक्यूशन था उसने ये सजेस्ट किया कि जो डॉक्टर की स्टेटमेंट है वो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट बुक से मैच नहीं कर रही, और डॉक्टर जो है वो डिसएग्री हो जाता है उस अथॉरिटेटिव टेक्स्ट बुक से बिना किसी रीज़न के, बिना किसी सफिशिएंट रीज़न के, बिना कोई रीज़न दिए। और वो ये जो डिसएग्री होता है उस टेक्स्ट बुक से, जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट बुक है, उसके लिए वो कोई सपोर्ट में ओपिनियन भी नहीं लगाता, मतलब और कोई चीज़ भी नहीं लगाता वो, जिससे कि ये चीज़ सपोर्ट हो। तो यहाँ पे जो डॉक्टर के द्वारा एविडेंस दिया गया, ये क्या है, अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है उसके ओपिनियन के बारे में, जो कि उसने विक्टिम की डेथ के लिए दिया था। तो इसलिए उसके ऊपर रिलाय नहीं किया जाता। अब देखिए, इसी के अंदर एग्जाम्पल देखते हैं आगे क्या बोलता है। द क्वेश्चन इज़ वेदर ए वॉज पॉइजन बाय अ सर्टेन पॉइजन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि क्या जो ए था वो पॉइजन किया गया सर्टेन पॉइजन से। द फैक्ट दैट अदर पर्सन्स हु वर पॉइजनड बाय दैट पर्सन एग्जिबिटेड सर्टेन सिम्टम विच एक्सपर्ट अफर्म और डिनाइड टू द सिम्टम्स ऑफ दैट पॉइजन। अब जो बाकी लोगों को भी इस तरीके का पॉइजन दिया गया, तो उसके रिगार्डिंग जो उनको सिम्टम्स आए, उसके रिगार्डिंग जो एक्सपर्ट ने जो विटनेस दिया कि हाँ उसके अंदर भी ये सिम्टम्स थे या फिर उसके अंदर भी ये सिम्टम्स नहीं थे, तो ये क्या बन जाएगा, अपने आप में रेलिवेंट बन जाएगा। अदरवाइज़ तो रेलिवेंट नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे एक्सपर्ट से जो एक्सपर्ट की स्टेटमेंट हो रही है उससे वो अफर्म या फिर डिनाई हो रहा है, इसलिए वो क्या बन जाएगा, रेलिवेंट बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल दे रहा था, क्वेश्चन इज़ वेदर एन ऑब्स्ट्रक्शन टू अ हार्बर इज़ कॉज्ड बाय अ सर्टेन सी वॉल। की ये क्वेश्चन होता है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है एक हार्बर को, वो एक सी वॉल की वजह से हो रही है। तो यहाँ पे ये फैक्ट कि जो दैट अदर हार्बर सिमिलरली सिचुएटेड इन अदर रिस्पेक्ट्स, कि जो दूसरे मतलब हार्बर्स हैं जो इसी तरीके से सिचुएटेड हैं, बट वेयर देयर वर नो सच सी वॉल्स बिगेन टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड एट अबाउट द सेम टाइम, कि जहाँ पे सी वॉल नहीं थी वो भी जो है वो सेम टाइम पे ऑब्स्ट्रक्ट होने लग गए थे। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा।
अब यहाँ पे ये अपने कमेंट्स देता है, इसके अंदर बोलता है एडमिसिबिलिटी द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फुटप्रिंट इज़ नॉट फुली डेवलप। अब जैसे यहाँ पे जो इस चीज़ की साइंस है, जो फुटप्रिंट्स की साइंस है वो फुली डेवलप नहीं है। एंड देयरफॉर इफ़ इन अ गिवन केस एविडेंस रिलेटिंग टू द सेम इज़ फाउंड सेटिस्फैक्ट्री इट मे बी यूज ओनली टू रीइंफोर्स द कंक्लूजन। तो इस तरीके की अगर कोई चीज़ मिलती है तो सिर्फ कंक्लूजन को रीइंफोर्स करने के लिए यूज़ होगी, उस कल्प्रिट की आइडेंटिटी को जानने के लिए जिसके बारे में हम पहले से ही जान चुके हैं, ऑलरेडी अराइव्ड एट ऑन द बेसिस ऑफ अदर एविडेंस। तो इसके अंदर यही चीज़ बोली गई है। सेम इसके अंदर केस है मोहम्मद जहीद वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो ये हमने सेक्शन 46 को समझा। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 47 के ऊपर। सेक्शन 47 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 47 बोलता है ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलेवेंट, कि जो हैंड राइटिंग के रिगार्डिंग ओपिनियन होता है ये कब रेलेवेंट बन जाता है। देखिए जो इसके बारे में हमने एक तरीके से सेक्शन 45 के अंदर भी देखा था, और जब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो हमें साथ में सेक्शन 60 को भी पढ़ना चाहिए जब सेक्शन 47 को पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसको रीड करते हैं और फिर समझते हैं कि इसके अंदर क्या दिया गया है। ये बोल रहा है व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म अ ओपिनियन एज टू द पर्सन बाय हुम एनी डॉक्यूमेंट वाज रिटन और साइंड। तो कोर्ट को किस चीज़ के रिगार्डिंग ओपिनियन लेना है कि भाई कोई जो डॉक्यूमेंट था वो डॉक्यूमेंट किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा रिटन था या फिर साइन हुआ था। तो इस रिगार्डिंग कोर्ट को ओपिनियन लेना है, मतलब किसी व्यक्ति का ओपिनियन लेना है। तो यहाँ पे अब आगे क्या बोल रहे हैं, द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन अक्वेंटेड विद। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या है, एक्वेंटेड विद। इससे पहले जब हमने देखा था सेक्शन 45 के अंदर, वो क्या था, वहाँ पे एक्सपर्ट की बात हो रही थी, एक्सपर्ट की बात हो रही थी। वहाँ एक्सपर्ट अपनी एडवाइस दे रहा था, अपना ओपिनियन दे रहा था। लेकिन यहाँ पे हम किससे ओपिनियन ले रहे हैं? ऐसे व्यक्ति से ओपिनियन ले रहे हैं जो उसके साथ उसकी हैंडराइटिंग से एक्वेंटेड है। अब एक्वेंटेड कब कब होता है, अभी आगे सेक्शन के अंदर बताएगा। विद द हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन बाय हुम इट इज़ सपोज टू बी रिटन और साइन, दैट इट वॉज और वॉज नॉट रिटन और साइन बाय दैट पर्सन इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट। तो ये रेलिवेंट फैक्ट बन जाएगा कि कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति जो किसी की हैंड राइटिंग से वेल एक्वेंटेड था वो आके अपना ओपिनियन देता है, तो वो जो उसका ओपिनियन होगा वो अपने आप में रेलिवेंट फैक्ट बन जाएगा। अब ये बता रहा है कि कब हम बोलेंगे कि एक व्यक्ति जो है वो एक्वेंटेड होगा किसी दूसरे व्यक्ति की हैंड राइटिंग से, कब उसको उसकी नॉलेज होगी, कब वो उसको जानता होगा। कोर्ट कब मानेगा कि ये व्यक्ति जो है इसकी हैंड राइटिंग से एक्वेंटेड है। एक्सप्लेनेशन के अंदर बोलता है पर्सन इज सेड टू बी एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ अनदर पर्सन व्हेन ही हैज़ सीन दैट पर्सन टू राइट। तो यहाँ पे पहली चीज़ क्या बताई कि जब उसने उस व्यक्ति को लिखते हुए देखा है। तो ये फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर बताया गया कि कब मानेगा कोर्ट ये चीज़ कि व्हेन ही हैज़ सीन दैट पर्सन टू राइट, कि भाई ऐसा व्यक्ति जिसने उस व्यक्ति को लिखते हुए देखा है तो ये कोर्ट मान लेगा कि वो एक्वेंटेड है उसकी हैंड राइटिंग या फिर साइन से। फिर दूसरी बात बोल रहा है और व्हेन ही हैज़ रिसीव्ड डॉक्यूमेंट। दूसरी बात क्या बोल रहा है, व्हेन ही हैज़ रिसीव्ड डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी रिटन बाय दैट पर्सन, मतलब कि उसने ऐसे डॉक्यूमेंट रिसीव किए हैं जो कि उस व्यक्ति के द्वारा लिखे गए हैं इन आंसर टू डॉक्यूमेंट रिटन बाय हिमसेल्फ। भाई इस व्यक्ति ने एक डॉक्यूमेंट्स लिख के उस व्यक्ति को भेजे और उसके आंसर में वहाँ से उसने कोई डॉक्यूमेंट लिख के भेजे। तो जब ऐसी चीज़ होगी तो जहाँ पे मान लिया जाएगा कि ये जो उसने डॉक्यूमेंट रिसीव किए हैं उसको उसकी राइटिंग के बारे में वेल एक्वेंटेड है, उसको उसकी राइटिंग के बारे में पता है, उसके साइन के बारे में पता है, और अंडर हिज अथॉरिटी एंड एड्रेस टू दैट पर्सन और व्हेन इन द ऑर्डनरी को। अब ये तीसरी बात बता रहा है, दूसरी बात ये बताई थी, अब तीसरी बात बता रहा है इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी रिटन बाय दैट पर्सन हैव बीन हैबिचुअली सबमिटेड टू हिम। कि ऑर्डनरी वो क्या कर ऑर्डनरी क्या कर रहा है वो ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर कि वो जो डॉक्यूमेंट अपनी हैंड राइटिंग के अंदर लिख रहा है वो उसके पास हैबिचुअली सबमिट कर रहा है उसको। तो अब जब हैबिचुअली उसके पास सबमिट कर रहा है तो उसका मतलब उसको उसकी राइटिंग के बारे में पता है और वो वेल एक्वेंटेड है उसकी राइटिंग से, तो कोर्ट ये मान लेगा कि वो उससे एक्वेंटेड है। तो ये तीसरा पॉइंट है। फिर अब इसके अंदर इलस्ट्रेशन दे रहा है। इलस्ट्रेशन के अंदर बोलते हैं द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन लेटर इज इन द
हैंड राइटिंग ऑफ ए। अब की भाई ये क्वेश्चन राइज होता है कि क्या ये जो गिवन लेटर है वो ए की हैंड राइटिंग के अंदर है, जो कि एक मर्केंट है लंदन का। बी इज़ अ मर्केंट इन कलकत्ता। बी एक मर्केंट है कहाँ का? कलकत्ता का। हु हैज़ रिटन लेटर टू एड्रेस टू ए, जिसने अपने लेटर्स जो हैं किसको लिखे हैं? ए को लिखे हैं। मतलब यहाँ से बी ए को लंदन के अंदर लेटर्स लिख के भेज रहा है। एंड रिसीव्ड लेटर परपोर्टिंग टू बी रिटन बाय हिम, और वहाँ से लंदन से वो लेटर रिसीव कर रहा है किसके लिखे हुए? ए के द्वारा लिखे हुए। सी इज़ बी's क्लर्क, और यहाँ पे एक तीसरा बंदा कौन है? सी है, जो कौन है? बी का क्लर्क है। whose duty it was to examine and file B's correspondence, जिसकी ड्यूटी क्या आती कि वो एग्जामिन करे और जो भी बी के कॉरेस्पॉन्डेंस है उनको फाइल करे। अब यहाँ पे डी इज़ बी's ब्रोकर। अब डी भी एक व्यक्ति आ गया जो कौन है? बी का ब्रोकर है, जो ये सारे उसके काम करता है। टू whom बी हैबिचुअली सबमिटेड दैट लेटर, जिसके पास वो जाके हैबिचुअली वो लेटर सबमिट करता है। whom बी परपोर्टिंग टू बी रिटन बाय ए फॉर द, जो कि ए के द्वारा लिखे जाते हैं किस चीज़ के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ एडवाइजिंग हिम देयर ऑन, ताकि वो जो व्यक्ति है जो डी है वो उसको एडवाइस करे कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो ओपिनियंस है किस किस के? बी के जिसको लेटर रिसीव हो रहा है, सी के जो उसका क्लर्क है, डी जो उसको एडवाइस कर रहा है। ऑन द क्वेश्चन वेदर द लेटर्स इज इन द हैंड राइटिंग ऑफ ए। अब ये क्वेश्चन अगर राइज होता है कि क्या वो लेटर्स ए की हैंड राइटिंग में थे, तो इन तीनों के जो ओपिनियंस होंगे बी के, सी के और डी के, ये क्या होंगे? रेलेवेंट होंगे। क्यों? क्योंकि उन तीनों में से एक ना एक कंडीशन पूरी कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि ये वेल एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ ए हैं। दो ही नीदर बी सी नॉर डी एवर सो ए राइट, जबकि यहाँ पे बी सी या डी में इन्हें किसी ने भी ए को कभी भी लिखते हुए नहीं देखा था, जबकि इन तीनों ने ही बाकी दोनों कंडीशन को पूरा किया था। तो हम ये बोलेंगे कि ये वेल एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ ए हैं। और अगर ऐसी कोई बात अराइज होगी कि क्या कोई चीज़ ए ने लिखी ए की हैंड राइटिंग के बारे में, तो इन तीनों की ही जो ओपिनियन होंगे वो रेलेवेंट होंगे। अब यहाँ पे एक केस है राम रहीम वर्सेस खुर्शीद ADAIR 1975 सुप्रीम कोर्ट का। इसके अंदर बोला गया कि एविडेंस एज टू हैंड राइटिंग ऑफ अ विटनेस हु डिड नॉट से ही वॉज फैमिलियर विद द हैंड राइटिंग इन क्वेश्चन वॉज रिजेक्टेड। कि भाई जो एविडेंस थे हैंड राइटिंग के रिगार्डिंग कि उसने कभी भी ये उसको मतलब उसने कभी भी ये नहीं बोला कि मैं फैमिलियर था हैंड राइटिंग से, तो इसलिए उसके जो एविडेंस है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे एक बहुत फेमस केस है शानी केप्पा वर्सेस सुशीला बाई AIR 1984 कर्नाटका का। यहाँ पे ये बोला गया कि जो वाइफ होती है उसको हम ये रिगार्ड दे सकते हैं, मतलब हम उसको ये वैल्यू दे सकते हैं कि वो अपने हस्बैंड की हैंड राइटिंग से वेल एक्वेंटेड थी। तो इसलिए अगर कोई लेटर हस्बैंड के द्वारा किसी और वुमेन को लिखा जाता है जिसके अंदर वो एक्नॉलेज करता है उसके मैरिटल रिलेशनशिप के बारे में, तो वहाँ पे वो मान लिया जाएगा, मतलब वो रेलेवेंट बन जाएगा। तो इसलिए जो वाइफ होती है वो भी ये माना जाता है कि वो अपने हस्बैंड की हैंड राइटिंग से वेल एक्वेंटेड है। क्यों? क्योंकि जो वाइफ होती है उसने कभी ना कभी अपने हस्बैंड को लिखते हुए देखा होगा, तो वो फर्स्ट कंडीशन को पूरा कर रही है। सेक्शन 47 के अंदर हमें ये बात बताई गई। इसके अलावा एक और केस है इसके अंदर जिसका नाम है बालकृष्ण दास अग्रवाल वर्सेस राधा देवी एंड अदर्स। इसके अंदर ये हुआ था कि अगर कोई भी मतलब हैंड राइटिंग होती है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के द्वारा दी जाती है, कोई हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के द्वारा कोई रिपोर्ट दी जाती है, तो वो एडमिसिबल नहीं होगी किसके एब्सेंस में? जब तक कि उस एक्सपर्ट को एग्जामिन नहीं कर लिया जाता। ये बात बालकृष्ण दास अग्रवाल वर्सेस राधा देवी एंड अदर्स के केस में बोली गई। इसके अलावा इसके अंदर एक और केस है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, अलाउद्दीन वर्सेस शिशिर कुमार दत्ता। यहाँ पे क्या बात हुई, जैसे हमें सेक्शन 45 है, सेक्शन 45 के अंदर हम किसका ओपिनियन लेते हैं? एक्सपर्ट का ओपिनियन लेते हैं। और वही सेक्शन 47 के अंदर हम किसका ओपिनियन लेते हैं? उस व्यक्ति का लेते हैं जो कि एक व्यक्ति की जिसकी भी क्वेश्चन के अंदर है हैंड राइटिंग, उससे वो वेल एक्वेंटेड है, उसको पता है कि इसकी राइटिंग कैसी है। तो दोनों ही सेक्शन, जो सेक्शन 45 एंड सेक्शन 47 है, यहाँ पे जो ओपिनियन है ये सिर्फ क्या है? एक पीस ऑफ एविडेंस है, लेकिन ये कंक्लूसिव नहीं है। यहाँ पे कंक्लूसिव नहीं है। कोर्ट के पास अभी भी ये पावर होती है कि वो उसको खुद भी देख के कंपेयर कर सकता है और कह सकता है कि ये राइटिंग उनकी है या नहीं है, लेकिन कोर्ट ऐसा करना अवॉइड करता है, क्योंकि
इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल और नॉलेज चाहिए। हो सकता है कि कोर्ट ऐसा करने में फ़ेल हो जाए और जेन्युइननेस देखने में फ़ेल हो जाए, तो इसलिए कोर्ट इस चीज़ को अवॉइड करता है। तो सेक्शन 47 के अंदर हमें इतनी बात बोली गई। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 47A के ऊपर। सेक्शन 47 एक छोटा सा सेक्शन और ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। इसके अंदर क्या बोला गया है, ये बाद में ऐड हुआ था 2000 के अंदर, जब इंफॉर्मेशन एक्ट आया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके बाद। तो यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है, यहाँ पे ये बात कर रहा है ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर व्हेन रेलेवेंट, कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के रिगार्डिंग कोई ओपिनियन होता है वो कब रेलेवेंट बन जाता है। ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर व्हेन रेलेवेंट, वेयर द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, कि जहाँ पे भी कोर्ट कोई ओपिनियन बनाना है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के रिगार्डिंग में किसी भी पर्सन के, द ओपिनियन ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच हैज़ इशूड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो जोन सी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी थी जिसने वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इशू किए थे, तो उसका जो ओपिनियन होगा, उस सर्टिफाइंग अथॉरिटी का जो ओपिनियन होगा वो क्या बन जाएगा, अपने आप में रेलेवेंट फैक्ट बन जाएगा। तो सेक्शन 47A के अंदर इतनी सी ही बात बोली है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला गया, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अगर इसको प्रैक्टिस के अंदर यूज़ करें तो ये यूज़ हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 48 के ऊपर। सेक्शन 48 हमें किस बारे में बताता है? सेक्शन 48 हमें बताता है ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रेलेवेंट। किस चीज़ के रिगार्डिंग बोल रहा है? ओपिनियन के बारे में बोल रहा है कि ओपिनियन जो है वो कब रेलेवेंट बन जाता है, किस चीज़ के रिगार्डिंग? एग्जिस्टेंस ऑफ राइट्स और कस्टम्स के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे ये राइट्स और कस्टम के रिगार्डिंग बोल रहा है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अभी इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर भी बताएगा कि यहाँ पे हम सिर्फ जनरल कस्टम और राइट की बात कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के प्राइवेट कस्टम्स और राइट्स की बात यहाँ पे नहीं हो रही। ठीक है, तो अब इसके अंदर रीड करते हैं। व्हेन द कोर्ट है, जैसे हमने सेक्शन 13 के अंदर पढ़ा था, या फिर हमने कौन से एक और सेक्शन के अंदर पढ़ा था, हमने पढ़ा था सेक्शन 32 के सब सेक्शन 4 के अंदर। कहाँ पे पढ़ा था? एक सेक्शन 13 के अंदर पढ़ा था जहाँ पे सभी तरीके के राइट्स एंड कस्टम की बात हुई थी, और एक हमने पढ़ा था सेक्शन 32 सब सेक्शन 4 के अंदर। लेकिन वहाँ पे किसके बारे में पढ़ा था? जो व्यक्ति मर रहा होता है उसकी, या फिर जो व्यक्ति बाद में काबिल नहीं रहता कि वो एविडेंस दे सके, उसके बारे में बात कर रहा है, किसी कस्टम को लेके या किसी राइट को लेके। और सेक्शन 13 के अंदर हमने सभी तरीके के, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, सभी तरीके के राइट्स के बारे में बात की थी, कस्टम्स की बात की थी। अब यहाँ पे जो सेक्शन 48 है, ये किस रिगार्डिंग बात करता है वो देखते हैं। When the court has to form an opinion as to the existence of any general custom or right, तो यहाँ पे हमें इस वर्ड को ध्यान में रखना है कि जब भी कोर्ट को कोई ओपिनियन लेना है किसी जर्नल कस्टम और राइट के बारे में, तो जो ओपिनियंस होंगे कि वो राइट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, या फिर वो कस्टम एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ऑफ पर्सन हु वुड बी लाइकली टू नो, तो किस पर्सन के ओपिनियंस वहाँ पे रेलिवेंट बन जाएंगे? उस व्यक्ति के जो जानता था उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में, अगर वो एग्जिस्ट करते थे, वो कस्टम्स और राइट्स अगर एग्जिस्ट करते थे, आर रेलेवेंट, तो उस व्यक्ति के जो ओपिनियंस है वो क्या बन जाएंगे? रेलेवेंट बन जाएंगे। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के अंदर वही बात बताता है कि तो जनरल कस्टम्स और राइट इंक्लूड्स कस्टम और राइट ऑफ टू एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सन। की कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सन मतलब कि एक तरीके से पब्लिक राइट्स के बारे में बात कर रहा है, पब्लिक कस्टम्स के बारे में बात कर रहा है। अब जैसे इलस्ट्रेशन देता है, द राइट ऑफ द विलेजर्स ऑफ पर्टिकुलर विलेज टू यूज़ द वाटर ऑफ पर्टिकुलर वेल इज़ जनरल विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। अब जैसे कि एक कुआं है, उसके बारे में अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि उसको यूज़ करने का राइट है या नहीं है विलेजर्स को, मतलब उसमें से पानी लेने का पर्टिकुलर वेल में से, तो यहाँ पे क्या है? अपने आप में ये जनरल राइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक क्लास, कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए ये इस सेक्शन के अंदर आ जाएगा। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो इस चीज़ के बारे में जानता है, उसका ओपिनियन क्या बन जाएगा? यहाँ पे रेलेवेंट बन जाएगा। अब जैसे सेक्शन 13 था, सेक्शन 13 के अंदर क्या था? वो क्या कर रहा था? वो सभी राइट्स के बारे में बात कर रहा था, सभी राइट्स के बारे में, कस्टम्स के बारे में, चाहे वो पब्लिक हो, जर्नल हो, प्राइवेट हो, उसके अंदर सभी चीज़ों की बात हो रही थी। और वहीं जब हम सेक्शन 32 के क्लॉज 4 के ऊपर आ रहे थे, तो वो सेकेंड हैंड ओपिनियन के बारे में बात कर रहा था,
जो कि कोर्ट के सामने दोबारा नहीं लाए जा सकते। भाई अब एक व्यक्ति मर गया तो उसको आप कोर्ट के सामने दोबारा नहीं ला सकते, तो वो उसके अंदर इस चीज़ के बारे में बात की थी, जैसे कि उस व्यक्ति की डेथ हो गई या फिर किसी और रीज़न की वजह से वो कोर्ट में दोबारा नहीं आ सकता, तो उसके बारे में वहाँ पे बात की गई थी। और वो कौन से चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा था, एंटेलीटम मोर्टम के ऊपर। तो ये दो चीज़ें हमने देखी थी। तो सेक्शन इसके अंदर जो सेक्शन 48 है यहाँ पे हमें इतनी बात दी गई है। इसके अलावा एक केस था ब्रिजलाल वर्सेस वीएम चंद्रप्रभा AIR 1907, वो केस इस सेक्शन के अंदर इम्पॉर्टेंट है। तो वो केस इस सेक्शन के अंदर इम्पॉर्टेंट है, वो हमें पता होना चाहिए, मतलब उसको रीड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो क्या है, जिसको पता है कस्टम्स के बारे में जो कि क्वेश्चन के अंदर है या फिर राइट्स के बारे में, तो उसके जो ओपिनियन होगा वो क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। मतलब उसको पर्सनल नॉलेज होनी चाहिए उन फैक्ट्स के बारे में और उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे को पर्सनल नॉलेज थी। और उसको ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये किसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है। ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति आया और बोलता है कि मेरे को इसकी पर्सनल नॉलेज है, मेरे को पता है इसके बारे में। उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसको उसकी नॉलेज है, उसको उसके लिए कोई उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है। यही बात भी बोली गई थी ब्रिजलाल वर्सेस वीएम चंद्रप्रभा AIR 1971 के केस के अंदर। तो सेक्शन 48 के अंदर टोटली हमें इतनी बात बताई गई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया। फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, सेक्शन 49 के ऊपर। अब सेक्शन 49 क्या बोलता है, ओपिनियंस एज टू यूसेज टीनेंट्स व्हेन रेलेवेंट, कि कब ओपिनियंस जो होते हैं किसी यूसेज को लेके, किसी टीनेंट्स को लेके, टीनेंट्स मतलब किसी सिद्धांत को लेके जिसके ऊपर दूसरे सिद्धांत बेस कर रहे होते हैं, वो रेलेवेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पे वो बता रहा है व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द यूसेज एंड टीनेंट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली, कि भाई जब यहाँ पे इस तरीके का कोई क्वेश्चन अराइज होता है, जब कोर्ट के सामने कोई ओपिनियन लेना होता है किसी यूसेज के रिगार्डिंग, किसी टीनेंट्स के रिगार्डिंग, किसी बॉडी ऑफ मैन या फैमिली के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन, इन सभी चीज़ों के लिए द मीनिंग of words or term used in particular districts or by particular class of people, the opinions of person having special means of knowledge। अब यहाँ पे ये वर्ड जरूरी है, special means of knowledge thereon are relevant। तो यहाँ पे ऐसे व्यक्ति जिनको इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई special means of knowledge है, वो क्या हो जाते हैं, relevant हो जाते हैं। मतलब कि हम यहाँ पे किस किस चीज़ को देख रहे हैं, कोई यूसेज या टीनेंट जो किसी बॉडी ऑफ मैन या फैमिली के रिगार्डिंग है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट किसी भी रिलीजियस या चैरिटेबल फाउंडेशन के, या फिर हम देख रहे हैं किसी वर्ड का मीनिंग या फिर कोई टर्म जो यूज़ होती है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल के द्वारा। तो यहाँ पे अगर इस चीज़ की नॉलेज, कोई स्पेशल नॉलेज, स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है किसी व्यक्ति को, तो उसके जो ओपिनियन है वो क्या बन जाएगा, रेलेवेंट बन जाएगा। तो इस सेक्शन के अंदर हमें इतना ही बताया गया और ज़्यादा इसके अंदर कुछ बताया नहीं गया है, और इसके अंदर बस यही है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, सेक्शन 50 के ऊपर। सेक्शन 50 जो है वो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है। अब देखिए सेक्शन 50 क्या बोलता है। सेक्शन 50 बोलता है ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलेवेंट, की जो ओपिनियन होते हैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग वो कब रेलेवेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस सेक्शन को रीड करके क्या बोलता है ये सेक्शन बोलता है व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म ओपिनियन एज टू द रिलेशनशिप, कि भाई जब कोर्ट को कोई ओपिनियन बनाना है रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ऑफ वन पर्सन टू अनदर, की उसका दूसरे पर्सन के साथ कोई रिलेशनशिप था वो इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे किसका ओपिनियन जो है वो रेलेवेंट बन जाएगा उसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे द ओपिनियन expressed by conduct as to the existence of such relationship or by any person who has a member of the family or otherwise, कि कौन से व्यक्ति का जो क्या है, मेंबर है फैमिली का या फिर अदरवाइज उस रिलेशन के एग्जिस्टेंस के लिए। द ओपिनियन एक्सप्रेस बाय कंडक्ट, और ये ओपिनियन किस तरीके से होगा, कंडक्ट के द्वारा होगा। हैज़ स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, उसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज
होनी चाहिए। तो आपको इस चीज़ के अंदर ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं यहाँ पे सेक्शन 50 के अंदर कि पहले मतलब दूसरी चीज़ तो होगी कि उसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, और दूसरा उसको ये शो करना है कि उसके साथ मतलब जैसे वो फैमिली मेम्बर है या फिर इस तरीके की कोई रिलेशन है। ऑन द सब्जेक्ट is relevant fact provided that such opinion shall not be sufficient to prove a marriage in proceedings under the Indian Divorce Act। लेकिन इस तरीके की जो ओपिनियंस हो गए वो मैरिज के रिगार्डिंग नहीं होंगे जो इंडियन डिवोर्स एक्ट के अंदर हो रहे होंगे, या फिर कोई भी प्रोसिक्यूशन चल रही होगी अंडर सेक्शन 494, 495, 497 या फिर 498 ऑफ IPC के अंदर। अब जैसे इसके अंदर अगर हम देखें तो जैसे अगर हम जाएं सेक्शन 32 के ऊपर, सेक्शन 32 का जो क्लॉज 5 था, क्लॉज 6 था, तो वो भी क्या था, किस रिगार्डिंग प्रोविजंस बनाए गए थे उसके अंदर, किसी रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए, प्रूव करने के लिए। लेकिन वहाँ पे क्या होता था, किसी डेड पर्सन की स्टेटमेंट्स को लिया जाता है, मतलब जो व्यक्ति मर गया जिसको स्पेशल मीन्स थे उस रिलेशनशिप के बारे में जानने के, मतलब उसको पता था, स्पेशल नॉलेज थी, तो वो जो है वो एडमिसिबल बन जाते हैं। लेकिन जो सेक्शन 50 है यहाँ पे हम उन व्यक्ति को देख रहे हैं जो व्यक्ति अभी जीवित हैं और उनके कोई रिलेशनशिप है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के प्रति। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि उसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज होनी चाहिए कि वो टेस्टिफाई कर सके कोर्ट के सामने या स्टेट के सामने। और जो सेक्शन 50 है वो यहाँ पे ओपिनियन किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, कंडक्ट के द्वारा भी किया जा सकता है। अब जैसे हमें एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि बी जो है वो ए का सन है। हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि जो बी है वो ए का सन है, हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक पी व्यक्ति अपीयर होता है कोर्ट के सामने और वो बोलता है कि बी जो है वो ए का सन है। पी आके कोर्ट के सामने बोलता है कि वो ए का सन है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एडमिसिबल नहीं होगी सेक्शन 32 के अंदर, क्योंकि वो डेड पर्सन की स्टेटमेंट नहीं है। पी जो है वो अभी मरा हुआ व्यक्ति नहीं है, और वो सेक्शन 50 के अंदर भी एडमिसिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सेक्शन 50 की कंडीशंस को इस व्यक्ति ने पूरा नहीं किया। यहाँ पे सेक्शन 50 के अंदर उसको आना था, तो उसको वो जो ओपिनियन थे वो किस तरीके से देने थे, कंडक्ट की तरीके से देने थे, मतलब उसके कंडक्ट के द्वारा देने थे। कब? जब उसके पास उसकी कोई स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज होती है, उसको किसी तरीके से पता होता है उसके बारे में। अब देखिए किस तरीके से सेक्शन 50 के अंदर ये रेलिवेंट बन सकता था। अब मान लीजिए पी जो है ए का अंकल होता है। पी जो है मतलब हमें प्रूफ करना था बी ए का सन है। अब हम मानते हैं पी जो है वो ए का अंकल होता है, ठीक है, और वो दोनों ही एक घर के अंदर रह रहे होते हैं, पी बी और ए बी। और वो ये चीज़ देखता है कि जो बी है वो ए के साथ उसके जन्म से ही रह रहा है, मतलब जब वो पैदा हुआ था तब से वो ए के साथ ही रह रहा है, और ए ने ही बी को ब्रॉटअप किया है, मतलब पाला पोसा बड़ा किया, सारी चीज़ें उसकी करी। और बी जो है हमेशा ए को अपने फादर के नाम से एड्रेस करता है, मतलब बी हमेशा जब भी अपने ए को बुलाता है तो अपने फादर के नाम से बुलाता है, मतलब कि वो उनके फादर हैं। तो यहाँ पे पी के पास अब क्या है, स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है। क्यों? क्योंकि वो उसके अंकल थे और उन्होंने उनके कंडक्ट को भी देखा है। तो यहाँ पे अब जो ये स्टेटमेंट होगी पी की, वो क्या बन जाएगी, रेलेवेंट बन जाएगी। तो इस तरीके से सेक्शन 50 के अंदर किसी व्यक्ति की ओपिनियन जो होते हैं वो रेलेवेंट बनते हैं। इस एग्जाम्पल के से हमें पता चलता है। तो सेक्शन 50 के अंदर हमें इतना ही दिया गया, तो मतलब इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। अब जैसे मान लीजिए जो भी हमने एग्जाम्पल देखा, अगर विटनेस कहे कि वो ए की दोस्त है, जैसे अब मान लीजिए पी को हटा दीजिए, सेम क्वेश्चन अराइज हुआ कि बी जो है वो ए का बेटा है, ये प्रूफ करना है। अब यहाँ पे एक व्यक्ति आता है, हम जैसे मान लेते हैं कि एक्स नाम का एक व्यक्ति आता है, ठीक है। अब वो आके ये स्टेटमेंट देता है कि हाँ बी जो है, मतलब अपना ओपिनियन देता है कि बी जो है वो ए का बेटा है। अब वैसे देखें तो अब कोई अगर इनका रिलेशन नहीं था, कुछ नहीं था, तो एक्स की जो
स्टेटमेंट थी, ना ही वो सेक्शन 32 के अंदर रेलेवेंट थी, ना ही वो सेक्शन 50 के अंदर रेलेवेंट थी। अब 32 के अंदर कब होती, जब ये मर जाता या फिर जो कंडीशन थी 32 की वो पूरी हो रही होती। अब हम सेक्शन 50 के अंदर देखते हैं कि कब इसकी स्टेटमेंट और किस तरीके से पूरी हो सकती थी, मतलब मानी जा सकती थी, एडमिसेबल होती। अब मान लीजिए कि अगर ये जो एक्स था वो क्या करता कि वो ए के पड़ोस में रह रहा होता बहुत लंबे टाइम से, और उसने ये देखा होता, मतलब कि एक ऐसा कंडक्ट देखा होता कि ए हमेशा से बी को इस तरीके से ट्रीट कर रहा है जैसे कि वो उसका बेटा हो, और बी हमेशा ए को अपने फादर के नाम से बुलाता है, मतलब उनको फादर बोलता है। अगर बी से कोई भी पूछता है कि ए कौन है तो उनको फादर बोलता है, और जब भी जैसे हम बुलाते हैं, एड्रेस करते हैं किसी को, तो जैसे हम किसी के नाम से करते हैं तो बी ए को अपने फादर के नाम से एड्रेस करता था। तो यहाँ पे जो एक्स है, अब इसका जो ओपिनियन होगा, जो उसका विटनेस होगा, वो एडमिसिबल बन जाएगा सेक्शन 50 के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे उसने कंडीशन पूरी कर दी, उसके पास उसकी स्पेशल नॉलेज है और उसने उसके कंडक्ट को देखा है। तो सेक्शन 50 के अंदर टोटली हमें इतनी बात बताई गई है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 51 के ऊपर, ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन। ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट, कि जो ओपिनियन के ग्राउंड्स होते हैं ये कब रेलेवेंट बन जाते हैं। Whenever the opinion of any living person is relevant, कि जब भी किसी जीवित व्यक्ति का ओपिनियन जो होता है वो रेलिवेंट बनता है, the grounds on which such opinion is based are also relevant। तो यहाँ पे जिस बेसिस के ऊपर, जिन ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने वो ओपिनियन दिया होता है, वो ग्राउंड्स भी रेलिवेंट बन जाते हैं। जैसे इलस्ट्रेशन देता है ना, एक्सपर्ट में गिवन अकाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग हिज ओपिनियंस, कि जैसे कि अगर कोई एक्सपर्ट ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, मतलब कोई ओपिनियन दिया, तो उसने किस बेसिस पे अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया था वो भी उसको बताना होगा। तो जो एक्सपर्ट होता है उसके जो ओपिनियन होते हैं वो अपने आप में रेलेवेंट होते हैं, लेकिन उनको बहुत कम वेटेज दी जाएगी जब तक कि वो अपनी स्टेटमेंट साथ में ना लगा दें कि किन बेसिस के ऊपर उन्होंने अपनी इस ओपिनियन को दिया है। मतलब अगर वो नहीं बताता किन ग्राउंड्स पे दिया तो उसको वेटेज तो दी जाएगी, लेकिन बहुत बहुत कम वेटेज दी जाएगी जब तक कि वो अपने ग्राउंड्स ना बता दे कि किन ग्राउंड्स के बेसिस पे उन्होंने अपनी ये स्टेटमेंट दी है। तो सेक्शन 51 के अंदर हमें सिर्फ इतनी ही बात बताई गई है। इसके बाद फिर जो करेक्टर कब रेलिवेंट हो जाता है उसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बना रखी है सेक्शन 52 से आगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।